हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? मजे में हो? पढ़ाई कर रहे हो? तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो देख सकते हो क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर 2 तक मैंने आपको पढ़ाया है और चैप्टर 3 क्या है? फाइबर टू फैब्रिक। तो क्या तुम्हें पता है कि फैब्रिक का मतलब क्या होता है? फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा। जी हाँ, कपड़ा, जिससे कि हम लोग नए नए ड्रेस को बनाते हैं और ड्रेस को पहनते हैं। ये जो फैब्रिक है, ये जो कपड़ा है, वो किस चीज से बनता है? वो बनता है फाइबर। फाइबर का मतलब होता है तंतु यानी कि रेशा। जैसे कि देख सकते हो यहां पर एक धागा है। देख सकते हो धागा क्या है? थ्रेड है। और ये जो थ्रेड है वह एकदम महीन रेशों से मिलकर बना है। ये देखो, ये महीन रेशे हैं। तो देखो, ये महीन जो रेशे हैं इन्हें हम लोग कहते हैं फाइबर। इन महीन रेशों को क्या बोलते हैं? फाइबर बोलते हैं। और ये जो महीन रेशे हैं उससे क्या बन जाता है? ये देखो, धागा बन जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेड बोलते हैं। और इस धागे को बुनने के बाद क्या बन जाता है? ये कपड़ा बन जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फैब्रिक बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से तुमने वुलन क्लोथ्स देखा होगा। तो यहां पर देखोगे ये भी किस चीज से बना है? फाइबर से बना है। किस चीज से बना है? बोलो, फाइबर से बना है। और फाइबर से क्या बनता है? यार्न, यानी कि ऊन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं यार्न बनता है, धागा बनता है। और ये जो धागा होता है उससे फिर वुलन क्लोथ्स बनाया जाता है। और यही चीज हम लोग को यहां पर इस चैप्टर में पढ़ना है। तो फाइबर, तंतु से क्या बना? उससे बना धागा, थ्रेड, या फिर बोलेंगे यार्न, जो कि तुम्हारी मम्मियां बिनती होंगी, नीट करती हैं KNIT, और उससे फिर स्वेटर बनता है। तो वो यार्न से स्वेटर बनता है। और थ्रेड से जो मैंने कपड़ा दिखाया वो बनता है। तो इसके बाद इन्हीं से फिर बुनकर फैब्रिक का फॉर्मेशन होता है। देखो कितना आसान हो गया। फाइबर से थ्रेड, और थ्रेड से क्या बन गया? फैब्रिक बन गया। अब चलो कुछ याद करने वाले पॉइंट्स मैं बताता हूं। तो ये जो फाइबर है वो दो सोर्स से मिलता है बच्चों, दो सोर्स से। एक होता है नेचुरल सोर्स। बोलो कौन सा सोर्स? नेचुरल सोर्स। अरे कौन सा सोर्स? नेचुरल सोर्स, जो कि नेचर से प्राप्त होता है। और दूसरा क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर, जिसको हम लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से मैंने क्लास 8 के वीडियोस को बनाया है, तो तुम आगे देखना, नेक्स्ट ईयर देखना। तो एक होता है नेचुरल फाइबर और दूसरा क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर। अब जो नेचुरल फाइबर है वो प्रकृति से मिल रहा है, मतलब यहां भी दो चीज हो गया। एक हो गया एनिमल और दूसरा क्या हो गया? प्लांट। जैसे तुमने देखा होगा कि तुम्हारे घर जूट के बोरे होते हैं, जिसमें चावल, दाल, ये सब आता है। जूट के बोरे, यदि तुम्हें समझ नहीं आए तो अपनी मम्मी से पूछना कि जूट का बोरा क्या है। तो वह क्या है? वह प्लांट से प्राप्त होता है। वह कैसा है? प्लांट से प्राप्त होता है। प्लांट से मिलता है उसका रेशा, रेशा से धागा बनाया जाता है और जूट के बैग बनाए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो कॉटन मिलता है वह भी किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। वेरी गुड। लेकिन अब हम लोग देखना है यहां पर एनिमल से कौन कौन से फाइबर हम लोगों को मिलते हैं। तो उल मिलता है और सिल्क मिलता है, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन यहां पर हम लोग को उल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है और सिल्क के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो तुमने उल के क्लोथ्स देखे होंगे, जैसे मैंने अभी दिखाया तुम्हें। जो तुम लोग स्वेटर पहनते हो वो क्या होता है? उलेन होता है, उल का बना होता है। और दूसरा क्या हो गया? सिल्क का क्लोथ। तो तुम अपनी मम्मी से पूछना कि मम्मी क्या आपके पास सिल्क की साड़ी है क्या? तो वो बताएंगे यस। तो उसको देखना कि कितने महीन वो धागों से बनाता है, थ्रेड से बना होता है। और वो थ्रेड किसके बने होते हैं? सिल्क फाइबर के बने होते हैं। सिल्क फाइबर से थ्रेड बनाएंगे और उस थ्रेड से फिर क्या बनेगा? फैब्रिक बनेगा, कपड़ा बनेगा। तो हो सकता है तुम्हारे पिताजी के पास कोई खलीता हो, वह भी सिल्क का हो। तो ये भी तुम जरूर पता करना। तो तुम्हें समझ में आ गया, फाइबर दो तरीके से प्राप्त हो रहा है, नेचुरल और सिंथेटिक। अब ये सिंथेटिक फाइबर, यहां पर तुम्हारे घर में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि
किससे बने होते हैं? सिंथेटिक फाइबर के बने होते हैं। जैसे तुम्हारा जो जीन्स है वो किस चीज से बना है? सिंथेटिक फाइबर से। तो आजकल जो हम लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं उसमें भी सिंथेटिक फाइबर मिक्स किया जाता है। तो इसके बारे में मैं जरूर पढ़ाऊंगा नेक्स्ट ईयर। लेकिन यहां पर हम लोग को जो जानकारी लेना है वो किसके बारे में लेना है? नेचुरल फाइबर के बारे में। और यहां प्लांट्स वाला तुमने क्लास 6 में पढ़ा है और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 में उल और सिल्क के बारे में। तो चलो शुरुआत में एक दो पॉइंट्स तुम लोगों को याद कर लेना है। तो एक दो पॉइंट्स क्या हैं, चलो देखते हैं। क्या बोलता है? उल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और याक। तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो उल है वह ऊन जो है वह किससे प्राप्त हो रहा है? वह फ्लीस यानी कि हेयर से प्राप्त हो रहा है। याद कर लो, फ्लीस मतलब क्या हो गया? हेयर। फ्लीस मतलब क्या हुआ? हेयर। किसका हेयर? किसका बाल? तो शिप का या फिर याक का। यहां देख लो, शिप का या फिर याक का जो बाल होता है उससे ये उल प्राप्त होता है, उससे ये उल बनाया जाता है। इसके बाद देख सकते हो जो सिल्क फाइबर होता है वह किस चीज से प्राप्त होता है? तो वह सिल्क मॉथ से प्राप्त होता है और उसका कोकून से प्राप्त होता है। तो ये तो जरूर तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा। तो इनके बारे में बहुत डिटेल हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहां दो इंफॉर्मेशन दिया था इसलिए मैंने याद करा दिया। तुम बताओ सिल्क फाइबर किससे मिलेगा? सिल्क मॉथ से मिलेगा। और ये किस चीज से प्राप्त होता है? उसके कोकून से प्राप्त होता है। एकदम याद कर लो। तो चलो बच्चों अपने फर्स्ट टॉपिक की और ये क्या है? एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स में हम लोग को क्या पढ़ना है? उल के बारे में पढ़ना है और सिल्क के बारे में पढ़ना है। तो उल क्या होता है ये देख सकते हो, जिससे ये वुलन क्लॉथ बना है। ये देखो यही है उल। और ये किस चीज से बना है? एनिमल फाइबर से बना हुआ है। एनिमल फाइबर से क्या बना? उल बना, जिससे कि ये क्लॉथ बना हुआ है जो मैंने आपको दिखाया। या फिर बोलेंगे ये वुलन क्लॉथ बना हुआ है जिसको मैंने बताया आपको, दिखाया आपको। तो यहां आप देख सकते हो ये जो वुल है, वुल कम्स फ्रॉम, वुल जो है वह कहां से प्राप्त होता है? तो बहुत सारे एनिमल से प्राप्त होता है। उसके हेयर से प्राप्त होता है। फ्लीस जो कि मैंने आपको बताया था। बताओ कहां से मिलता है? हेयर से मिलता है, जिसे हम लोगों ने फ्लीस बोला था। तो शिप का हेयर हो गया, गोट हो गया, कैमल हो गया, लामा हो गया, बहुत सारे एनिमल्स है जिसके हेयर से क्या बनता है? उल बनता है। बस इतना आसान है। तो हेयर से क्या बनेगा? उल बनेगा। तो अब आप देखोगे कि ये जो जानवर हैं इनके शरीर पर ये हेयर क्यों पाया जाता है? इतना हेयर क्यों पाया जाता है? तो ये जो हेयर होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जिस कारण से हेयर कीप दीज एनिमल्स वार्म। यानी कि इनके शरीर में जो बाल रहता है वह इनके शरीर को गर्म रखता है। और यही कारण है कि इससे जब उल बनता है उससे जो कपड़े बनते हैं वो हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। बहुत ही आसान है। अब देखोगे ये जो उल है इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। तो ये जो हेयरी फाइबर्स, हेयर जो निकल रहा है उसको हेयरी फाइबर्स बोल रहे हैं। हेयर कहां से निकल रहा है? तो इन जानवरों के से ये हेयर प्राप्त हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? हेयरी फाइबर्स बोल रहे हैं। उसी से फिर उल बन रहा है और उसी उल से क्या बन रहा है? कपड़े बन रहे हैं। बहुत आसान है। तो बच्चों अब ये जो हेयर प्राप्त होता है किसी एनिमल से प्राप्त होता है वह भी अलग अलग प्रकार का होता है। कुछ जो हेयर होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और कुछ हेयर होता है वो बहुत कड़ा होता है। जैसे हमारे शरीर में आप देखोगे जो बियर्ड है उसका जो हेयर है वो बहुत कड़ा कड़ा होता है, बहुत कड़ा कड़ा होता है। लेकिन आप देखोगे जो हाथों में जो हेयर होता है वो बहुत, जो स्किन में हेयर होता है वो बहुत क्या होता है? नरम होता है, सॉफ्ट होता है। ये तुमने अनुभव किया होगा। या अपने बालों को देख लो, इसमें भी बहुत ये कोर्स होगा, लेकिन तुम्हारे हाथों में देख लो वो क्या होता है? बहुत नरम होता है। वह क्या होता है? जो हेयर होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो हेयरी स्किन है एनिमल्स का, उससे दो प्रकार के हेयर्स और दो प्रकार के फाइबर्स हम लोग को मिल सकते हैं। कैसा है? पहला वाला द कोवर्स ब्रेड हेयर। पहला कोवर्स ब्रेड हेयर है और दूसरा क्या है? फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। दूसरा क्या है? फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, जो कि स्किन के क्लोज में पाया जाता है, वह हो गया।
तो जो कोवर्स हेयर है वह सही नहीं है, लेकिन जो सॉफ्ट हेयर है वो बहुत सही होता है। किस चीज के लिए? तो उल बनाने के लिए। तो उल बनाने के लिए ये जो फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर है उसका यूज किया जाता है और उससे वुल बनाया जाता है। उल मतलब क्या हो गया? धागा हो गया या यार्न हो गया, इस तरीके से आप समझ लो। तो यहां पर आप ध्यान दोगे कि बहुत सारे जो किसान हैं वो क्या करते हैं? ब्रीडिंग कराते हैं और ब्रीडिंग के द्वारा इस प्रकार से एनिमल को डेवलप किया जाता है जिससे कि उनसे सॉफ्ट हेयर प्राप्त किया जाए। और उस ब्रीडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो चलो हम लोग देखते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स। देखो कितना छोटा छोटा टर्म्स हम लोग इसको पढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स, पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, स्पेशल कैरेक्टर्स, फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स। तो यहां ऑब्टेनिंग हटा दो तो 3 लाइन आपको याद करना है, समझ के चलो। प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स, पेरेंट्स को सिलेक्ट करना है जिससे ऑब्टेन होगा, क्या ऑब्टेन होगा? स्पेशल कैरेक्टर ऑब्टेन होगा। यदि ऐसा होता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव ब्रीडिंग। याद कर लो कितना आसान है, बहुत आसान है। इसको 3 भाग में तोड़ के पढ़ते हैं। पहला क्या हो गया? प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट, पेरेंट को सिलेक्ट करना है, पेरेंट्स को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है पेरेंट को। ऑब्टेनिंग, किस चीज के लिए? ऑब्टेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करना है? स्पेशल कैरेक्टर प्राप्त करना है। मैं तीनों बोलता हूं, बताना क्या चाहिए? स्पेशल कैरेक्टर चाहिए। क्या चाहिए? स्पेशल कैरेक्टर चाहिए। चाहिए को क्या बोलेंगे? ऑब्टेन। उसके लिए क्या करेंगे? प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स, पेरेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। तो उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो यहां ऑफस्प्रिंग का क्या मतलब हुआ? ऑफस्प्रिंग का मतलब हो गया संतान। तो अब चलो हम लोग सीखते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है। ये ब्रीडिंग है। ब्रीडिंग का मतलब क्या यहां हो गया कि यहां पेरेंट्स को सिलेक्ट करके उनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया जाएगा और उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग आया मतलब जो संतान आया वह आपके चॉइस का हो सकता है। जैसे मान लो कि आपको दुधारू पशु चाहिए, ज्यादा दूध देने वाले पशु चाहिए, तो उस प्रकार से जो फादर है और मदर है उसको क्या कराया जाता है? क्रॉस कराया जाता है, उनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया जाता है और उससे जो बच्चा पैदा होता है वह ज्यादा दूध देने वाला हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो तुम्हें बहुत ज्यादा यदि समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन ना लो, क्योंकि ये आगे के क्लासेस में ज्यादा समझ में आएगा जब तुम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तब। अभी तो बस याद कर लेना है कि यहां पर पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है जिससे हमको ऑब्टेन होता है स्पेशल कैरेक्टर। किस में होता है? ऑफस्प्रिंग में। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। तो यदि याद हो गया तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा मेहनत करो और इसको रट लो, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलो अब कुछ एनिमल्स को देखते हैं जिससे हम लोग को उल ऑब्टेन होता है। तो यहां पर मैं एनिमल्स के फोटोज दिखाते चलूंगा और आप पहचानते चलना। तो यहां पर बस नाम देखना है और फोटो को पहचानना है और कुछ खास चीज नहीं करना है। तो यदि मैं तुमसे पूछूं कि बताओ जो उल होता है उसका जो सबसे बड़ा सोर्स है वह कौन है? बताओ। शिप। वेरी गुड। ये क्या होता है? भेड़, जिससे कि हम लोग उनको प्राप्त करते हैं, उल को प्राप्त करते हैं। तो ये जो शिप होता है उससे वह जो है आप देख सकते हो इसका चित्र यहां पर, उससे हम लोग को उल प्राप्त होता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और भी एनिमल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो याक उल। याक उल तिब्बत और लद्दाख क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा प्रचलित है, तो याक को भी आप देख सकते हो। तो यहां पर आपको छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने होंगे। मान लो कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ दे कि लद्दाख और तिब्बत में किस चीज का उल फेमस है, तो क्या बोल दोगे? याक का उल फेमस है। इसके बाद आप देख सकते हो अंगोरा उल, और ये अंगोरा उल किससे प्राप्त होता है? अंगोरा गोट से प्राप्त होता है, जो कि आप यहां देख रहे हो। तो अलग अलग गोट से भी यहां पर उल प्राप्त होता है, लेकिन अंगोरा गोट आप देख सकते हो उससे भी क्या मिलता है? अंगोरा उल मिलता है। तो बहुत ही आसान है याद करना। तो ये देख सकते हो कि हिली रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादा प्रचलित है।
तो छोटे छोटे पॉइंट्स याद कर लो। अब देखोगे काश्मीरी गोट है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप देखोगे जो पश्मीना शॉल बनाया जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके लिए है कि जो काश्मीरी गोट होता है उसका जो ऊन मिलता है उससे पश्मीना शॉल बनाया जाता है जो कि बहुत सॉफ्ट होता है। तो ये सब पॉइंट्स याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। अब यहां देखोगे जो कैमल है, कैमल उसका जो फर है, जिस हेयर फर, यहां पर ये जो हेयर है उसको हम लोग फर बोल रहे हैं। तो ये जो फर है, हेयर है, उससे भी ऊल बनाया जाता है। देखा, इतना चीजें आपने जानी थी। इसके बाद दो और एनिमल्स को देख लो, लामा को देख लो यहां पर, फिर इसके बाद अल्पाका को देख लो। तो इससे भी ऊल मिलता है जो कि साउथ अमेरिका में प्रचलित है। तो इतनी चीजें तुम पहले जानते थे क्या? तुम तो सिर्फ भेड़ के बारे में जानते थे। अभी देख लो कितने सारे एनिमल्स हैं जिससे कि हम लोगों को ऊल मिलता है। बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हो फ्रॉम फाइबर्स टू ऊल। यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि फाइबर से ऊल कैसे प्राप्त होता है। तो इसको दो स्टेप्स में हम लोग पढ़ सकते हैं। पहला क्या है? रियरिंग ऑफ शिप्स। शिप्स का पालन पोषण, उसका देखभाल। रियरिंग मतलब क्या हो गया? उसका पालन पोषण। शिप को पालना पोषना, उसको बड़ा करना, और उसके जो बाल आते हैं उसके बाद उसके बाल को काटना और उस बाल को प्रोसेस करना। तो यहां पर जो हेयर है, फ्लीस है, उसी को क्या करना है? प्रोसेस करना है इनटू ऊल। क्या बनाना है? ऊल बनाना है। तो ये दो स्टेप्स में हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या हो गया? रियरिंग ऑफ शिप्स, और दूसरा क्या हो गया? कटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ हेयर इनटू ऊल। कैसे हेयर्स को ऊल में कन्वर्ट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। तो देखो, सबसे पहला क्या हो गया? रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप्स। तो ब्रीडिंग मैंने अभी तुरंत तुम्हें पढ़ाया है कि पेरेंट्स को चूज किया जाता है और उसके बाद उनमें क्रॉस करा के ऑब्टेन किया जाता है मनचाहे कैरेक्टर को। तो यहां मनचाहा कैरेक्टर क्या है बताओ? यहां मनचाहा कैरेक्टर है कि यहां पर थिक कोट ऑफ हेयर आए, अच्छा हेयर आए, मुलायम हेयर आए। तो उसके लिए यहां पर सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराया जाता है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग मैंने अभी आपको तुरंत पढ़ाया है। तो अब आप देख सकते हो ये जो शिप्स है हमारे इंडिया में विभिन्न भागों में इसको रियरिंग किया जाता है, पालन पोषण किया जाता है। यदि आपको एग्जाम में पूछे कि वे कौन कौन से भाग हैं तो आप लिख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यानी कि देश के बहुत सारे हिस्से में शिप्स को जो शेफर्ड लोग होते हैं वो उसको पालन पोषण करते हैं। अब तुम्हें पता है ये जो शिप्स हैं वो कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं? तो ये हर्बीवोर्स होते हैं। शिप्स क्या होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं, मतलब मांस खाते हैं। बताओ, मांस खाते हैं क्या? नहीं। हर्बीवोर्स मतलब हर्ब्स को खाते हैं, मतलब शाकाहारी होते हैं, और वो ग्रास और लीव्स को खाते हैं। बेसिकली यही उनका भोजन है। लेकिन इसके अलावा भी उनको भोजन दिया जाता है, एक्स्ट्रा फूड दिया जाता है, जैसे कि मिक्सचर ऑफ पल्सेस हो गया, कॉर्न हो गया, ज्वार हो गया, ऑयल केक्स हो गया, ये सारा चीज भी उनको दिया जाता है। तो तुम्हें क्या पता है कि ऑयल केक्स मतलब क्या हो गया? केक। केक सुन के तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है क्या? ये ऑयल केक है। ये क्या हो गया? जब तेल निकाला जाता है, मान लो कि सरसों से तेल निकाला जाएगा, मस्टर्ड से तेल निकाला जाएगा, तो उसके बाद जो चीज बच जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑयल केक्स के नाम से जानते हैं। अब यहां पर देखोगे इन विंटर के सीजन में ये जो शिप्स होते हैं उनको इनडोर्स मतलब घर के अंदर ही रखा जाता है और उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। एंड फेड ऑन लीव्स, उनको पत्तियां खिलाया जाता है, ग्रेन्स अनाज और ड्राई फोडर उनको खिलाया जाता है। तो इस तरीके से उनका पालन पोषण होता है। और जब शिप्स के ऊपर थिक कोट ऑफ हेयर आ जाता है तो उस हेयर को काट दिया जाता है और उसके बाद उस हेयर से ऊल का प्रोसेस किया जाता है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो अब हम देखने वाले हैं अपने सेकंड टॉपिक को, और ये देख सकते हो कटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ हेयर्स। आखिर हम लोग हेयर को कट करेंगे और उसको प्रोसेस करके ऊल को बनाएंगे। तो ये कैसे होता है? तो आप देख सकते हो ये स्टेप वाइज हम लोग को पढ़ना है। तो स्टेप 1, 2, 3, 4, 5 और स्टेप 6,
6 स्टेप्स तुमको याद करना है। और कभी आपको एग्जामिनेशन में आए कि यहां पर स्टेप्स को लिखे प्रोसेसिंग के लिए, कटिंग एंड प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस होता है उसके लिए सारे स्टेप्स को लिख दो, तो ये सारे स्टेप्स आपको वहां पर लिखना पड़ेगा। और इसमें कुछ टर्म्स भी हैं जिसको याद करना होगा। तो यहां देखो, जैसे टर्म क्या हो गया, शेयरिंग हो गया। ये क्या होता है, शेयरिंग टर्म क्या होता है। इसके बाद देख लोगे कि यहां पर क्या एक टर्म है, स्कोरिंग है। ये टर्म क्या होता है, सॉर्टिंग है। ये टर्म क्या होता है। तो बस ये सारे टर्म्स याद कर लो, तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो हम लोग एक एक देखते हैं शेयरिंग क्या होता है। तो स्टेप 1 में सबसे पहले जब भेड़ को पाल लिया गया, पोस लिया गया, तो उनके शरीर के ऊपर बड़ा मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ ऑफ हेयर देखा जाएगा। और उस हेयर को हम लोग वहां से रिमूव करेंगे along with एक थिन लेयर ऑफ, वहां पर उसका स्किन भी हटता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयरिंग कहते हैं। जरा ध्यान से देखो, द फ्लीस ऑफ द शीप along with a thin layer of skin is removed from its body called shearing। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहां पर जो फ्लीस होता है ऑफ शीप, फ्लीस ऑफ शीप क्या हो गया, जो हेयर होता है उसी को हम लोग बोले फ्लीस ऑफ शीप along with मतलब उस किसके साथ, थिन लेयर ऑफ स्किन। तो दो चीज यहां पर रिमूव हो रहा है, एक थिन लेयर ऑफ स्किन के साथ साथ फ्लीस रिमूव हो रहा है। तो फ्लीस पहले क्या रिमूव हुआ, फ्लीस, और along with thin layer of skin, along with thin layer of skin is removed, उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं। तो ज्यादा टफ लग रहा है तो ऐसे समझ लो, बाल को हटाना, ट्रिम करना, यही समझ लो। जैसे एक मशीन है, इससे बाल को खर्र से इसको हटा दिया गया, तो वही यहां पर भी किया जा रहा है। देख सकते हो फोटो में आप कि यहां शिप के जो बाल है उसको उतारा जा रहा है, उसको बाल को ट्रिम किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। उसी को क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं। तो हम लोग जैसे अपने बाल को कटवाते हैं तो क्या तुम्हें दर्द होता है, तो नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से इन शिप्स को भी यहां कोई दर्द नहीं होता है। और साथ ही साथ ये किस सीजन में किया जाता है, गर्मी के सीजन में किया जाता है, ताकि शिप्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठंडे के सीजन में यदि इस बाल को उतारा जाएगा तो उन्हें ठंड लग सकती है और वे मर सकते हैं, इसलिए इसे गर्मी के सीजन में किया जाता है। तो ये क्या हो गया, शेयरिंग। याद रखो क्या है, शेयरिंग, शेयरिंग। और दूसरा, अब बाल उतर गया, अब बाल जब उतर गया तो इस बाल को जो शेयर्ड स्किन है विथ हेयर इज थॉरोली वॉश्ड, उसको खूब अच्छा से, एकदम खूब अच्छा से धोया जाता है। यहां देख सकते हो खूब अच्छा से, एकदम बहुत अच्छे से उसको धोना है। किस में धोना है, टैंक्स में दो। तो इनको बहुत अच्छा से धोएंगे, बहुत अच्छा से धोएंगे। तो क्या क्या हटेगा, क्या क्या हटेगा, मान लो इनके शरीर के ऊपर ग्रीस लगा हुआ है, डस्ट है, डर्ट है, इन सारे चीजों को धो धो के साफ कर करके पूरा एकदम साफ कर देते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, स्कोरिंग बोलते हैं। देखो कितना आसान है। शेयरिंग मतलब क्या हो गया, बाल को उतारा, बाल को उतारने के बाद उसको खूब धोया और धोने के बाद सब डर्ट, डस्ट और ग्रीस को हटा दिया। उसी को क्या बोलेंगे, स्कोरिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्कोरिंग। पहला शेयरिंग, दूसरा स्कोरिंग। अब देखो तीसरा क्या है, सॉर्टिंग। तीसरा क्या है, सॉर्टिंग मतलब छांटना। तो अब जो हेयर आया वो डिफरेंट टेक्सचर का होगा, तो उसमें से उसको अलग अलग छांटा जाता है। तो याद कर लो, ये डिफरेंट टेक्सचर्स का होगा, मतलब अलग अलग उसमें टेक्सचर्स होंगे, अलग अलग रूप रंग होगा, उसको सेपरेट किया जाएगा या छांटा जाएगा। उसी को क्या बोलेंगे, सॉर्टिंग। छांटने को क्या बोलेंगे, सॉर्टिंग। पहला शेयरिंग, दूसरा स्कोरिंग, तीसरा सॉर्टिंग। अब स्टेप 4 में देखोगे, अब जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा कि जब स्वेटर होता है तो उसमें गोल गोल कुछ यहां पर निकल आता है, जिसे हम लोग बर्स कहते हैं। तो ये जो बर्स होते हैं इनको यहां से भी अलग किया जाता है। तो इनमें भी बहुत सारे स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड्स कहते हैं। उसे हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं, पिक आउट करते हैं। तो ये हो गया स्टेप नंबर
4 और उसके बाद इन फाइबर को वापस से धोया जाता है और फिर उसको सुखाया जाता है और जिसके बाद हम लोगों को फाइबर मिलता है और उस फाइबर को क्या किया जाता है, अपने मन के अनुसार उसको डाई किया जाता है, मतलब रंगा जाता है। तो आप देख सकते हो 5वां स्टेप में क्या हुआ, उसको वापस से डाई किया जाएगा और रंगा जाएगा। और फिर नेक्स्ट जो 6ठा स्टेप होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें उसको हम लोग उसके फाइबर्स से फिर यार्न का फॉर्मेशन करेंगे। तो जो फाइबर्स है, द फाइबर्स आर स्ट्रेंथेंड कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। तो उस फाइबर से फिर यार्न का, धागे का या बोलो ऊन का फॉर्मेशन होगा, जिससे कि हमारा स्वेटर बनेगा, जिससे कि शॉल बनेगा, जो चीज भी बनाना उस यार्न से बनेगा। तो याद करो, सबसे पहले फाइबर से यार्न और यार्न से बताओ क्या हो गया, यार्न से या तो स्वेटर बन रहा है या तो शॉल बन रहा है, यानी कि यार्न से क्या हो गया, फैब्रिक बनेगा। तो क्या क्या हो गया, फिर से देखो, फाइबर से यार्न और यार्न से फैब्रिक, यानी कि फाइबर टू फैब्रिक। तो इस तरीके से देखा, फाइबर से उल बन रहा है, उल या यार्न या थ्रेड सब एक ही है, ये याद रखो। और इससे फिर क्या बनेगा, फैब्रिक बनेगा। फैब्रिक मतलब क्या हो गया, हम लोगों का स्वेटर्स बनेगा, शॉल्स बनेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि फाइबर से कैसे उल बनाया जाता है और फिर उल से क्या बन जाएगा, उल से क्या बनेगा, जल्दी बताओ, उल से बनेगा फैब्रिक। तो फाइबर टू फैब्रिक, ये टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में पूरा पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, क्या आपने सिल्क की साड़ी देखी है? आपकी मम्मी के पास हो सकता है, आपकी दादी के पास हो सकता है, या आपने सिल्क का कुर्ता भी देखा होगा। तो ये सिल्क अब आपको समझना होगा कि ये दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंथेटिक सिल्क और एक होता है नेचुरल सिल्क। तो मैं यहां बात कर रहा हूं नेचुरल सिल्क की। तो नेचुरल सिल्क की बात करें तो आखिर ये नेचुरल सिल्क बनता कैसे है, इसका फाइबर हमें कैसे प्राप्त होता है? तो ये हमें प्राप्त होता है, आप देख सकते हो ये जो मॉथ है, सिल्क मॉथ, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिल्क मॉथ बोल रहे हैं, या फिर ये मॉथ होता है, या फिर इसमें जो ये वर्म निकला है इसको हम लोग बोल रहे हैं सिल्क वर्म बोल रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सिल्क हम लोगों को मिलता है वह सिल्क वर्म से प्राप्त होता है। ये कीड़ा टाइप का दिख रहा है तुम्हें, इसी कीड़ा से मिलता है। तुम बोलोगे इस कीड़ा से सिल्क कैसे मिलता है, तो उसी को तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं, ये जो सिल्क फाइबर हमें मिलता है, उसी सिल्क फाइबर, वह जो सिल्क फाइबर है वह सिल्क वर्म से मिलता है। बोलो किससे मिलता है, सिल्क वर्म से। या तुमने यदि लिख दिया सिल्क मॉथ से मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को सिल्क वर्म से सिल्क फाइबर मिलता है और उस फाइबर से बोलो बोलो क्या बनेगा, फैब्रिक बनेगा, साड़ी बनेगा, कपड़ा बनेगा, कर्टेन्स बनेंगे, बहुत सारे चीज, कुर्ता बनेगा, बहुत सारे चीजों का फॉर्मेशन होगा जो कि काफी महंगा भी होता है। तो यहां पर हम लोग सबसे पहला देखेंगे सेरीकल्चर क्या होता है। तो द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, सिल्क वर्म को पालना पोसना, उसी को क्या बोलेंगे, रियरिंग। तो द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। बहुत ही आसान है, सेरीकल्चर किसे कहेंगे, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग। ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, मैंने बताया था, ये कुछ वर्ड्स याद कर लो। ऑब्टेन मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। तुम्हें क्या मिल रहा है, सिल्क मिल रहा है और उसी को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। तो एग्जाम में यदि याद नहीं है तो साड़ी कल्चर याद कर लो। साड़ी, साड़ी सिल्क का साड़ी, तो साड़ी किस चीज से बन रहा है, सिल्क से, तो उसी से याद भी कर सकते हो। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, सिल्क वर्म का रियरिंग फॉर क्यों कर रहे हैं, ऑब्टेनिंग सिल्क, किस चीज के लिए, सिल्क के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। तो ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है। तुम बता सकते हो कि क्या मिलेगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, सिल्क फाइबर मिलेगा। उस फाइबर से क्या बनेगा, क्या बनेगा, सिल्क फैब्रिक बनेगा, सिल्क का साड़ी बनेगा। अब हम लोग देखते हैं अपने सिल्क, ये जो मॉथ है इसके बारे में, इसका लाइफ के बारे में। तो तुमने तितली टाइप बहुत बार इस मॉथ को देखा होगा, लेकिन
क्या, और साथ ही तुमने इस टाइप के कुछ कीड़े को भी देखा होगा। तो क्या तुम्हें पता है यह जो कीड़ा है वही इस प्रकार का पंख उसमें निकल आता है और वही उड़ता भी है। तुम इस पे विश्वास नहीं करोगे, लेकिन ये जो कीड़ा टाइप इस तरीके से चल रहा है, उसी में पंख निकल आता है और वही फिर उड़ना शुरू कर देता है। इसका मतलब अब हम लोग को इसका लाइफ हिस्ट्री समझना पड़ेगा। तो सिल्क मॉथ का लाइफ हिस्ट्री को समझने के लिए यह समझो कि इसका 4 भागों में लाइफ हिस्ट्री होगा। सबसे पहला क्या आएगा? एग आएगा। एग के बाद क्या आएगा? एग के बाद आएगा लार्वा, और उसके बाद क्या आता है? प्यूपा, और उसके बाद क्या आता है? एडल्ट। तो ये 4 भाग तुमको पढ़ना है कि ये जो होते हैं सबसे पहले अंडे के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? अंडे के रूप में होते हैं। और जब अंडा से जो यहां पर अंडा जब फूटता है तो अंडा से निकलता है ये सिल्क वर्म, यानी कि ये बन जाता है लार्वा। इस स्टेज को क्या बोलते हैं? लार्वा। और इस लार्वा का नाम हो गया कैटरपिलर लार्वा। क्या नाम हो गया? कैटरपिलर लार्वा। ये देखते हो सिल्क वर्म, इसका नाम क्या हो गया? कैटरपिलर लार्वा। ये याद रखना। तो पहले क्या था बताओ? अंडा था। अंडा से बन गया कैटरपिलर लार्वा, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सिल्क वर्म। और यही अपना एक नया रूप धर लेता है, नया रूप ले लेता है और बन जाता है प्यूपा। क्या बन जाता है? प्यूपा। और वो जो प्यूपा, यहां पर देखोगे ये जो प्यूपा है यहां से निकलेगा, तो यहां से निकलने के बाद ये जो प्यूपा है वह क्या बन जाता है? वह एडल्ट बन जाता है। मतलब उसमें पंख निकल आएगा और वो उड़ना शुरू कर देगा। तो तुमको ये विश्वास हो रहा है या नहीं हो रहा है? होना चाहिए, क्योंकि इनका जो लाइफ होता है वो ऐसे ही चलता है। पहले होता है अंडा, तो अंडा कौन देगा बताओ? यहाँ मेल है, फीमेल है। ये जो मॉथ है, तितली नुमा मॉथ हैं, ये क्या करेंगे? ये बच्चे, ये अंडे देंगे। इनमें क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा और इससे क्या देगा? अंडा देगा। और इस अंडा, ये जब अंडा फूटेगा तो इससे निकलेगा कैटरपिलर लार्वा। और ये जो कैटरपिलर लार्वा है वह किस चीज में बदल जाएगा? जल्दी बताओ। प्यूपा में बदल जाएगा। और वह जो प्यूपा है फिर प्यूपा किस में बदल जाता है? एडल्ट में बदल जाता है। इस तरीके से इसका साइकिल चलते रहता है। बताओ, जो मॉथ है उससे अंडा, अंडा से कैटरपिलर लार्वा, कैटरपिलर लार्वा से जल्दी बताओ प्यूपा, और प्यूपा से वापस से एडल्ट, एडल्ट से अंडा, अंडा से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट। याद हो गया? इस तरीके से इसका साइकिल चलते रहता है। तो चलो हम लोग फिर इसको अच्छे से देखते हैं। यहां ध्यान देना क्या हो रहा है। तो यहां मेल है और फीमेल है, वो मेटिंग करेगा और एग देगा। मलबेरी लीव्स पे ये एग्स को देते हैं, ये ध्यान रखो। इसके बाद ये जो एग है इससे हैच होता है कैटरपिलर लार्वा। दिख रहा है ये तुमको कैटरपिलर लार्वा। अब ये कुछ दिनों के बाद कैटरपिलर लार्वा खूब खाता है, खूब मोटा हो जाता है, खूब खाता है, खूब मोटा हो जाता है। और ये जो कैटरपिलर लार्वा है उसके बाद ये अपने सिर को 8 इस तरीके से रोल करता है। इस तरीके से क्या करता है? रोल करता है। बार बार इसको रोल करेगा और रोल करने के बाद ये अपने शरीर से एक क्या निकालेगा? केमिकल को सिक्रीट करेगा, जो कि मेन क्या होता है? प्रोटीन होता है। वो केमिकल क्या बोलेंगे? यहाँ बोलेंगे फाइबर को। जैसे कि तुमने देखा होगा जो मकड़ा होता है वो जाला बनाता है, तो जाला में वो पतला पतला वो फाइबर निकालता है। ठीक इसी प्रकार से इसके शरीर से एक फाइबर निकलेगा जो कि किसका होता है? प्रोटीन का होता है। और वो जो फाइबर है जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा वो बहुत स्ट्रेंथेंड हो जाएगा और वही सिल्क फाइबर होता है। वही क्या होता है? सिल्क फाइबर होता है। तो तुम क्या बता सकते हो जो सिल्क फाइबर बन रहा है वह कौन बना रहा है? कैटरपिलर लार्वा बना रहा है। सिल्क फाइबर कौन बना रहा है? कैटरपिलर लार्वा। कैटरपिलर लार्वा के शरीर से एक फाइबर निकल रहा है जो कि जैसे ही हवा के संपर्क में आ रहा है वह सिल्क फाइबर में बदल जा रहा है। अब ये क्या करता है? उस फाइबर को अपने शरीर पे खूब लपेटता है और लपेटते लपेटते कोकून बना देता है। क्या बना देता है? कोकून। और बताना, कैटरपिलर लार्वा जब ऐसे लपेट रहा था तो नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाता है।
तो लार्वा के बाद कौन सा स्टेज हो गया? प्यूपा। यानी कि ये प्यूपा में बदल जाता है और अपने आजू बाजू खूब सारा वह जो फाइबर है उसको क्या कर देता है? लपेट देता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोकून। तो ये कवरिंग को क्या कहा जाता है? कोकून कहा जाता है। मतलब चारों ओर उसमें कौन सा चीज लपेटा हुआ है? बताओ, सिल्क फाइबर लपेटा हुआ है। और वो जो बताओ कैटरपिलर से क्या बदल गया? प्यूपा। वो उसी में छुप के बैठ गया और चारों ओर अपने क्या बना दिया? कोकून बना दिया। तो कोकून में क्या है? प्यूपा है। कोकून में क्या है? प्यूपा। कोकून में क्या है? प्यूपा। कोकून क्या है? तो जो कवरिंग वो बना रहा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कोकून बोल रहे हैं। और इसी कोकून से हम लोग सिल्क फाइबर निकालते हैं, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। तो यहां आप देख सकते हो, यहां कैटरपिलर कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न्स इनटू प्यूपा। तो जो प्यूपा बना वो कैटरपिलर लार्वा के बाद बना। ये तो क्लियर हो गया ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। और अपने चारों ओर जो सिल्क फाइबर उसने लपेटा और उसका नाम हो गया कोकून। कोकून के अंदर कौन छिपा बैठा है? बताओ, कैटरपिलर लार्वा बैठा है या प्यूपा बैठा हुआ है? प्यूपा बैठा हुआ है। अब इसके बाद यहां से यदि इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया जाए तो ये जो प्यूपा है वह धीरे धीरे किस में बदल जाता है? वह एडल्ट मॉथ में बदल जाएगा और उसमें से फुर्र से निकल के उड़ जाएगा कुछ दिनों के बाद। तो तुम्हें समझ में आया ये लाइफ हिस्ट्री इसका कितना आसान था? तो बच्चों, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने पढ़ाया कि जो सिल्क वर्म है या सिल्क मॉथ है उसका लाइफ साइकिल कैसा होता है। तो अब हम लोग चलो देखते हैं कि कैसे सिल्क वर्म्स को पाला जाता है और कैसे फिर फार्मर्स उससे सिल्क को या बोले सिल्क थ्रेड को प्राप्त करते हैं। तो चलो हम लोग शुरू से देखते हैं रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? अंडे कौन देता है? बताओ, सिल्क मॉथ देता है। तो जो सिल्क मॉथ है, फीमेल सिल्क मॉथ है, वह एक ही टाइम में कई अंडे देते हैं और उन अंडों को अच्छे से स्टोर किया जाता है और उनको स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ या पेपर पर उनको जमा किया जाता है, जो कि फिर किसानों को बेच दिया जाता है। मतलब एक किसान के पास मान लो उसने सिल्क वर्म को पाला है तो वो क्या करेगा? जब उसका सिल्क मॉथ अंडा देगा तो उसको वो संभाल के रखेगा और वह उसको क्या करेगा? दूसरे किसान को बेच देगा। अब क्या होगा? वो जो दूसरा किसान उसको ले जाएगा वह क्या करेगा? उसको बताओ किस लीव्स पे उसको ग्रो कराता है? मलबेरी लीव्स पे। तो वह किसान क्या करेगा? उसको अच्छे सूटेबल टेम्परेचर पर, ह्यूमिडिटी पर उसको रखता है, जिससे उसमें से लार्वा निकल जाता है। इसका मतलब अंडे से लार्वा को निकलने के लिए एक सूटेबल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी उसमें उसको रखा जाता है। जैसे ही उसको वहां रखा जाएगा वहां से क्या निकलेगा? अंडा से लार्वा निकल जाएगा। लार्वा बताओ बड़े बड़े होंगे या छोटे छोटे होंगे? शुरू में छोटे छोटे होंगे। अब उन लार्वा को देख सकते हो यहां पर, ये जो मैंने बताया था मलबेरी ट्री होता है, उसका ट्विग मतलब डाली छोटा छोटा तोड़ कर लाया जाएगा और उस डाली पर, उसकी पत्तियों पर फिर इनको रखा जाएगा। बताओ किनको रखा जाएगा? कैटरपिलर लार्वा को रखा जाएगा। और वो लार्वा क्या करेंगे? उसकी पत्तियों को खाएंगे, खूब खाएंगे और खा खा के वो क्या हो जाएंगे? मोटे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से ट्रे रहेगा और ट्रे में क्या रहेगा? बहुत सारा ट्विग्स रहेगा और ट्विग्स मतलब छोटे छोटे डालियां रहेंगी, उसी पर उनको ग्रो कराया जाएगा। किनको ग्रो कराया जाएगा? ये जो कैटरपिलर लार्वा है उनको। वो खूब पत्तियां खाएंगी और मोटी हो जाएंगी और ये प्रोसेस बहुत दिनों तक चलेगा। तो 25-30 दिन के बाद जो कैटरपिलर लार्वा है वह क्या करेगा? वह बताओ क्या करेगा? वह फाइबर को सिक्रीट करेगा, जो कि सिल्क में परिवर्तित हो जाएगा और उसी को वो लपेटना शुरू करेगा, जो मैंने बताया था। तो क्या होता है? आफ्टर 25 to 30 days कैटरपिलर मूव टू अ टाइनी चेंबर ऑफ बम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकून्स। तो वहां पर छोटे छोटे बम्बू के टुकड़े भी रख दिए जाते हैं
ट्विक्स भी रख दिए जाते हैं। तो कैटरपिलर धीरे 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 उस बंबू वाले गोल छेद में घुस जाएगा और गोल छेद में घुसकर अपने चारों ओर क्या लपेटेगा, वह फाइबर को लपेटेगा और कोकून बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कोकून। तो इस तरीके से कोकून का फॉर्मेशन होगा। और क्या तुम्हें पता है कि हम लोगों को जो सिल्क फाइबर मिलता है वह इसी कोकून से मिलता है। मतलब जो किसान लोग हैं वो इसी कोकून को जमा करते हैं, बहुत सारा कोकून को जमा कर लेंगे, बहुत सारा कोकून को जमा कर लेंगे और उसी कोकून से फिर उसको फाइबर को, सिल्क फाइबर को निकालते हैं, जो कि बाद में सिल्क फाइबर को उसको निकालने के बाद उसी से सिल्क थ्रेड बनेगा और उसी से कपड़ा बनेगा। तो देख, तुमने समझा कि जो फाइबर निकल रहा है उसको किस चीज से अनवाइंड किया जा रहा है। अनवाइंड मतलब उसको खोला जा रहा है, तो उसको कोकून से खोला जा रहा है और कोकून से ही सिल्क फाइबर निकलता है। सिल्क फाइबर किससे निकलता है? कोकून से निकलता है। तो किसान ढेर सारा कोकून को इकट्ठा करता है और उस कोकून को फिर प्रोसेस करेगा जिससे कि उसको सिल्क फाइबर मिलेगा। सिल्क फाइबर से सिल्क थ्रेड बनेगा, सिल्क थ्रेड से फिर बहुत प्रकार का क्लोथ्स बनेगा। तो यहां पर तुम देख सकते हो, तो जो कोकून्स है वही किसान मेन रूप से उसको चाहिए। तो किसान क्या करेगा? कोकून्स को या तो वो धूप में रखेगा या उसको बॉयल कर देता है या फिर उसको स्टीम में एक्सपोज करेगा, मतलब कि उसमें भाप देगा। तो उससे क्या होगा? जो सिल्क का फाइबर है वह सेपरेट हो जाता है। पता चला? उसको गर्मी देगा, हीट देगा, बॉईल करेगा, जिससे कि सिल्क फाइबर, याद रखो, सिल्क फाइबर सेपरेट हो जाएगा। किस चीज से सेपरेट होगा? कोकून से सेपरेट होगा। कोकून कौन जमा किया? किसान जमा किया। क्यों जमा किया? सिल्क फाइबर के लिए जमा किया। सिल्क फाइबर सेपरेट हो गया तो मिल गया उसको सिल्क फाइबर। तो जो सिल्क फाइबर को कोकून से वो सेपरेट करेगा, निकालेगा, अनवाइंड करेगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? रीलिंग द सिल्क। क्या बोलेंगे? रीलिंग द सिल्क। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून। यहाँ थ्रेड्स देख रहे हो लिखा हुआ है, तो थ्रेड्स भी लिख सकते हो, फाइबर्स भी लिख सकते हो। तो जब इस सिल्क फाइबर को उस कोकून से निकाला जा रहा है, अनवाइंड किया जा रहा है। याद रखो कि कैटरपिलर उसको लपेट रहा था, लेकिन किसान उसको क्या कर रहा है? अनवाइंड कर रहा है। इस तरीके से यहां पर हम लोग को फिर सिल्क मिल जाता है, सिल्क फाइबर मिल जाता है और फिर इसी सिल्क फाइबर से थ्रेड बनेगा और इस थ्रेड से फिर क्या बनेगा? क्लोथ्स का फॉर्मेशन होगा। तो देखा कितना आसान था। बच्चों, यदि मैं आपसे पूछूं कि जो हम लोग को सिल्क मिल रहा है वह किसी से मिल रहा है, तो सिल्क मॉथ से या सिल्क वर्म से मिल रहा है। अब मैं पूछूं कि सिल्क वर्म के किस पार्ट से मिल रहा है, तो कोकून से मिल रहा है। तो ये जो सिल्क मॉथ होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं और जिनसे अलग अलग प्रकार का हम लोग को सिल्क प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हो जो हम लोग सिल्क यार्न या थ्रेड ऑब्टेन करते हैं वो कोकून से प्राप्त करते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। अब यह जो सिल्क है उसका अलग अलग प्रकार हो सकता है, जैसे तसर सिल्क है, मोगा सिल्क है, कोसा सिल्क है, एरी सिल्क है, मलबेरी सिल्क है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार का सिल्क हम लोगों को प्राप्त होता है। यदि आप देखोगे मलबेरी सिल्क मॉथ को, तो उसका जो सिल्क मिलता है वह कैसा होता है? वह बहुत स्मूथ होता है, लस्ट्रस होता है और इलास्टिक होता है। तो दो तीन आप नाम यहाँ याद कर सकते हो टाइप्स ऑफ सिल्क का। तसर सिल्क हो गया, मोगा सिल्क हो गया, कोसा सिल्क हो गया और एरी सिल्क हो गया। तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। तो मैं मिल रहा हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप एक लाइक भी दबा देना। और यदि आपको कोई और टॉपिक पढ़ना हो तो उसको भी आप जरूर बता देना, तो मैं उस पर भी वीडियोस जरूर बताऊंगा। आप जरूर कमेंट करना कि आपको पढ़ने में मजा आया या नहीं आया, आपको समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू।